हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक पाठ। हिंदी व्याकरण हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ना है हमें हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार। देखो, हिंदी कोई भी भाषा हो, भाषा पढ़ने के लिए व्याकरण की जानकारी होना जरूरी होता है। वर्ण विचार में हम पहले भाषा की शुरुआत करने वाले हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वह शब्द कैसे बनते हैं। ऐसे करते करते हम आगे जाएंगे तो हिंदी भाषा की जानकारी आप सबको होगी। हम देखेंगे वर्ण किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है। यही ध्वनियाँ वर्ण अथवा अक्षर कहलाती है। वर्णों का प्रयोग ध्वनि के उच्चारित और लिखित रूप के लिए होता है। यानी देखो, हम जो बोलते हैं, हमारे मन के भाव दूसरों के सामने प्रदर्शित करने के लिए हमें कुछ ध्वनियों की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार, जैसे कि किसी ने कुछ पूछा है, हमें उसको ना कहना है, नकार देना है, तो हम ना का उपयोग करते हैं, ना ध्वनि निकालते हैं। अगर हमें उनको होकार देना है तो हाँ की ध्वनियाँ हम निकालते हैं। तो इस प्रकार की ध्वनियों को उच्चारित और लिखित रूप में लिया होता है। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और इस प्रकार हाँ, ना, इस प्रकार अनेक वर्ण इकट्ठा होते हैं और उस समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि भाषिक रूप में वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला भाषा की मूल ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा के मूल ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध ने सही क्रम से जो आता है वह समूह वर्णमाला कहता है। देखो बच्चों, हिंदी में वर्णों के दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है स्वर और दूसरा भेद होता है व्यंजन। तो देखेंगे हम स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या है। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 13 स्वर है। तो देखो बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जा सकती, नहीं लेनी पड़ती, ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। यानी जो पूरा का पूरा वर्ण खुद पर निर्भर है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे वर्ण को स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा की वर्णमाला में ऐसे 13 स्वर है। कौन कौन से है वह मैं पढ़ रही हूँ। देखो, अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। इस प्रकार देखो, गिन कर भी देखा तो आपने गिना तो दिखाई देगा आपको कि यह 13 स्वर है। और इन 13 अ से लेकर आहा तक के जो वर्ण है उनको स्वर कहा जाता है। अब हम दूसरा भेद देखेंगे, व्यंजन। व्यंजन जिन ध्वनियों का पूर्ण उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। यानी जिन वर्णों को
उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। यानी व्यंजन खुद अकेला उसका उच्चारण नहीं होता, उसमें स्वर मिलाना पड़ता है। और ऐसे स्वर मिलाकर जब उसका उच्चारण पूरा होता है तो ऐसे वर्णों को व्यंजन कहते हैं। और ऐसे व्यंजन हिंदी की व्याकरण में, हिंदी भाषा में 33 है, यानी 33 है। तो देखो बच्चों, आपको पता चला होगा स्वर और व्यंजन यह वर्णमाला के दो भेद हैं। फिर एक बार मैं कहती हूँ, स्वर जो खुद स्वावलंबी होते हैं उनको किसी वर्ण की जरूरत नहीं होती है, वह खुद अपना अपना स्वरूप पूरा करते हैं, ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में वह 13 स्वर है। और व्यंजन जिन ध्वनियों को पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की जरूरत पड़ती है, यानी जिन वर्णों की ध्वनियों को पूर्ण करने के लिए स्वर को साथ में लेना पड़ता है, ऐसे उच्चारणों को व्यंजन कहते हैं। और यह व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 33 है। देखेंगे बच्चों, वह 33 वर्ण कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, वर्ण ही है वो, उसमें व्यंजन और स्वर यह भेद हुआ है। देखो यहाँ सामने आपको व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, आपने वो गिने तो पूरे 33 है। लेकिन क ख ग घ डो, उनमें देखो नीचे एक लाइन लगाई हुई है, उसे कहते हैं, वह क को लाइन लगाई तो क पूरा नहीं है, वो आधा है। आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, इस प्रकार ये है। और यह जो नीचे डंडी लगाई है वो निकालनी है, तो क अधिक अ बराबर क पूरा हो जाएगा। ख अधिक अ ख, ग अधिक ग अधिक अ ग, इस प्रकार पूरा व्यंजन होता है स्वर के मिलाप से। तो यहाँ जो 33 व्यंजन है वह मैं पहले पढ़ूंगी। क ख ग घ ड च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म यम य र ल व श स श स ह। देखो बच्चों, यहाँ ये नहीं आता, क नहीं कह सकते हम, क कहना पड़ता है, क्योंकि वो आधा है। उसमें स्वर मिलाने के बाद, अस्वर मिलाने के बाद क ख ग घ ये हो जाता है। तो आपने देखे होंगे 33 व्यंजन कौन से हैं, इसको आपको ठीक से लिखकर रखना है। तो बच्चों आगे देखेंगे हम। इन वर्णों में और भी, इन व्यंजनों में और भी कुछ व्यंजन मिलाए जाते हैं। इनके अलावा वर्णमाला में नुक्ता वाले ड और ढ वर्णों का भी समावेश है। यानी यह जो क से लेकर हमने ह तक देखे हैं, उसके अंदर ड नुक्ता वाला, ढ नुक्ता वाला, नुक्ता का मतलब ही नहीं है जो टेढ़ी रेखा दिख रही थी क ख के लिए, वो नहीं है। नुक्ता यानी एक डॉट होता है नीचे, ड के नीचे, ढ के नीचे। तो इन दो वर्णों का समावेश होता है। इन दो वर्णों की विशेषता क्या है बच्चों? ये दोनों वर्ण ड और ढ से भिन्न है। भिन्न है यानी जो वहाँ ड टेढ़ी रेखा वाला था, ढ टेढ़ी रेखा वाला था, उससे ये नुक्ता वाले ढ और ढ अलग है, भिन्न है। उनका और इनका अलग अलग जगह पर प्रयोग होता है। और भी कुछ व्यंजन हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 जो व्यंजन हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन इसलिए कि इसमें 2 व्यंजनों का मेल होता है। जैसे देखो क
क पूरा बोलने के लिए हमें क आधा क अधिक अ स्वर बराबर पूरा क होता है। लेकिन यहाँ यानी इस वहाँ क्या हुआ, एक व्यंजन अधिक एक स्वर। लेकिन क्ष त्र ज्ञ और श्र में दो व्यंजनों का मिलाप होता है। वो कैसे देखेंगे हम। जैसे कि क्ष अगर करना है तो आधा क और आधा श बराबर क्ष हो जाता है। त्र में त अधिक र होता है तो त्र हो जाता है। ज्ञ में ज्ञ अधिक ज्ञ होता है, तब पूरा ज्ञ होता है। श्र में श होता है आधा अधिक र तो श्र हो जाता है। तो बच्चों तुम्हें समझ में आया होगा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखो हमने अब क्या क्या देखा, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ड और ढ व्यंजन अलग से देखे, और क्ष त्र ज्ञ और श्र यह संयुक्त व्यंजन अलग से हमने देखे हैं। अब देखेंगे बच्चों हम कि जो 12 कड़ी होती है, जैसे मैंने कहा कि पूरा क होने के लिए आधा क अधिक अ तो क पूरा हो जाता है। वैसे व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्र चिन्ह के रूप में किया जाता है। जैसे कि देखो क अधिक आ हो गया तो हम ऐसे नहीं लिखते कि क आ, नहीं लिखते। तो आ पूरा न लिखते हुए उसकी मात्रा देते हैं, यानी क के बाजू में एक ऊबी डंडी लगाते हैं तो हो जाता है का। जैसे कि देखो यहाँ दिया है अ के लिए कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि क में अ मिलाने के बाद क रहता है, पूरा क हो जाता है वैसे। लेकिन क में आ मिलाने के बाद ऊबी जो खड़ी डंडी है वो लगती है, ई की मात्रा लगती है, दूसरी बड़ी ई की मात्रा लगती है, बड़ी ऊ की मात्रा लगती है, छोटी ऊ की मात्रा लगती है, रू की मात्रा लगती है। रू की मात्रा देखिए किसमें लगती है, वृक्ष, कृष्ण, इसमें रू की मात्रा लगती है। ए, आई, ओ, औ ये मात्राएं लगाई जाती है। और अनुस्वार भी लगाया जाता है। अनुस्वार स्वर या व्यंजन पर दिया जाता है। उसके बाद अनुनासिक अगर है, जैसे देखिए कुर्सियां, खिड़कियां, ये यहाँ हो जाता है तो वो अनुनासिक होता है, तो उसके ऊपर चंद्रबिंदी आती है। और विसर्ग आता है। विसर्ग यानी वह चिन्ह होता है, जैसे हम हमारे बोलते वक्त उच्छ्वास छोड़ देते हैं, दुख में विसर्ग आता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि व्यंजनों के साथ स्वरों का मिलाप होने के बाद सबके चिन्ह आते हैं, वह स्वर आता नहीं है। इसीलिए तो क में मिलाकर मैं दिखा देती हूँ, क अधिक अ, क अधिक आ, का, क अधिक ई, की, क अधिक ई, की, क अधिक उ, कु, क अधिक ऊ, कु, क अधिक रु, कृ, क अधिक ए, के, क अधिक ऐ, कै, क अधिक ओ, को, क अधिक औ, कौ, क अधिक कम, क अधिक अनुनासिक ऐ, कै, क अधिक विसर्ग कह। इस प्रकार बच्चों हमने देखे हैं स्वर और व्यंजन, वो कैसे आते हैं वह मैंने दिखाए हैं, और साथ साथ यह भी बताया है कि स्वर
और व्यंजन और स्वर मिलने के बाद क्या होता है, व्यंजन और व्यंजन मिलने के बाद कौन से संयुक्त व्यंजन तैयार होते हैं वह दिखाया है, और व्यंजन और स्वरों के मिलाप के बाद कौन सी मात्राएं तैयार होती है यह मैंने बता दिया है। तो बच्चों, इस प्रकार आज का वर्ण विचार जो नया टॉपिक था वो पूरा हुआ है। ऐसे ही व्याकरण के नए नए मुद्दों पर, नए नए शीर्षक पर मैं नए नए विचार लेकर आऊँगी। जल्दी ही व्याकरण के अगले वीडियो भी आ जाएंगे, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।